हर हर गंगे सीताराम बोल। मिट्ठू राम राम। ताई अकचका उठ बैठती, मतलब अचानक से। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम 9वीं कक्षा एनसीईआरटी पुस्तक गंगा का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस पाठ का लाइन बाय लाइन अर्थबोध कराएंगे। उसके बाद जो कठिन शब्द आते हैं उसका भी अर्थ बताया जाएगा और अंत में इस पाठ में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संवादहीन कहानी। संवादहीन कहानी आपको पढ़ने में बहुत ही रोचक और मज़ेदार लगने वाला है। तो इस वीडियो में इस कहानी को समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इस पाठ का शुरुआत करने के लिए हम इसमें जो लेखक हैं शेखर जोशी, इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डागरी वाले, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, स्मृति में रहे वे, ये संस्मरण है, न रोक्यो उन्हें, शुभ्रा, कविता संग्रह है और मेरा ओलिया गांव आत्मवृत्त है। आगे है कि उन्हें उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा महावीर द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान भी उन्हें दिया गया था और तथा उन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सन 1922 ईस्वी में उनका निधन हो गया। और अभी आपका कौन सा साल चल रहा है? तो 2026। तो कुछ ही सालों पहले उनका निधन हुआ था, इसलिए ये और प्रासंगिक हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये कहानी शुरुआत होती है कि गहरी सांस लेकर ताई कहती हैं, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ताई हैं उनको अपने जीवन रूपी नैया कैसे पार लगेगी, इन्हें चिंता सताती है। और मिट्ठू उन्हें रिप्लाई में, उत्तर में क्या बोलता है कि सीताराम सीताराम। अब यही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुख मुंह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता, धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं रही, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर कि ताई के जीवन में भी अच्छे दिन देखे गए थे। मतलब उनका भी परिवार कभी भरा पूरा था, घर में नौकर चाकर, बहू बेटियां, सब कुछ था, क्या नहीं था उनके घर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता, बहू बेटे जो हैं अपने नौकरी के लिए शहरों में चले गए और बेटियां जो है हाथ पीले कराकर, मतलब शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी में रम गई। अब जो है वो ताई अकेले रह गई, तो उनका जो कारोबार था वो कौन संभालता, किसके भार से संभलता। धीरे धीरे सब दूसरे के हाथ में चला गया। फिर जब खेती बाड़ी ही नहीं रही, कारोबार ही नहीं है, तो नौकर चाकर
फिर कहाँ से रहते हैं। अब आगे है यहाँ पे कुछ शब्दार्थ आपके लिए दिया गया है, जिसे आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। आगे कहानी है कि अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाई भाई उन्हें काटने दौड़ती थी। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो ताई थी वो 2 वक्त का खाना खाने के लिए 1 ही वक्त का खाना बना लेती थी, और खाना बनाना ज़्यादा ना पड़े इसके लिए वो क्या करती थी कि व्रत और उपवास के बहाने वो भोजन नहीं बनाया करती थी। तो पेट की समस्या उनकी कभी रही नहीं। और जो घर का सूनापन, भाई भाई मतलब क्या है कि बहुत सन्नाटा उन्हें काटने दौड़ता, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है, कहानी है कि भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वो दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। मतलब ये है इसमें कि जो गणपत एक आदमी का नाम है, उन्होंने सूनेपन का सहारा देने के लिए एक तोता लेके आया, और जब वो तोता लाया तो उनको जितनी भी ममता थी वो मिट्ठू पे बरस पड़ी। मतलब सारे लाड़ दुलार अपने मिट्ठू को ही करने लगे, क्योंकि घर में बाकी कोई सदस्य तो थे नहीं, जो भी था मिट्ठू था। मिट्ठू को ही सारे प्यार और ममता देने लगे। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मतलब जहाँ पे आप देखे कि 2 वक्त का जो खाना एक बार ताई बना रही हैं, वही अब मिट्ठू के आ जाने से उनका जो आलस था वो आलस खत्म हो गया, और मिट्ठू के लिए नियमित रूप से दाल भात भोजन बनाने लगे। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तगाजों के लिए रोटी बचा कर रखते थे कि पता नहीं कभी खाना ना रहे तो रोटी उन्हें दे दिया जा सकता। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किस खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई है, किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। मतलब ये है इसमें कि जो मिट्ठू को अच्छा लगता, उनका प्रिय भोजन की उन्हें चिंता होने लगी। जैसे आपके घर में आपके प्रिय भोजन आपके माता पिता जरूर लेके आते हैं कि मेरे बेटे बेटियां ये खाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ताई अपने मिट्ठू के लिए उनका जो प्रिय भोजन था उसकी व्यवस्था करने में लग गई थी। अब यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि के छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी कर लेता था। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज दिमाग था, एक ही बार में वो पढ़ाए गए पाठ को पढ़ लेता और हूबहू रिपीट भी कर देता, और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू के बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। आस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उसका मन बहलाने के लिए आ जुटती, और घर गुलजार हो उठता। सुबह पौ फटने लगती और पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती, तो मिट्ठू भी ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। मतलब जहाँ पे ताई जो थी अकेले रह रही थी, लेकिन तोते के आ जाने के कारण, मिट्ठू के आ जाने के कारण उनका घर जो है गुलजार मतलब चहल पहल से भर गया। आस पड़ोस की महिलाएं भी अपने बच्चों को फुसलाने के लिए, दिखाने के लिए उनके घर आया जाया करते थे। और मिट्ठू का क्या काम हो गया, मिट्ठू ताई को सुबह सुबह जगाने का काम करने लगा, और जगाने के लिए पाठ शुरू कर देते हैं। उठ जाते, लाड़ से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, मतलब आशीर्वाद देती। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाते, मतलब प्रेम से देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम काज से थक कर
ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास से मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस आलस दोपहर में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगते। राम कहानी मतलब अपनी जो बीती कहानी है, उनके जो जीवन की कहानी है उसको सुनाने लगते। वैभव और सत्ता के बीते दोनों की गाथा, कैसा उनका जीवन था। वैभव कब, जब उनके पास धन दौलत था, सत्ता था, अधिकार था, उसकी कहानी सुनाने लगते। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुणग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारों पर मर मिटने वाले लोग। यहाँ पर ताई जो है मिट्ठू से बात करती हैं कि कैसे उनके पति थे, उनका कैसा रौनक था, उनमें कैसे दूसरों के गुणों को कद्र करने की उनकी गुण थी, और उनका जो तुनक मिजाजी था, मतलब छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करना, उनका जो आदत था, वो सारी बातें याद करते हुए मिट्ठू को अपना गाथा सुनाती रहती हैं। और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी कभी समझ के अनुसार बीच बीच में टिक्का टिप्पणी कर देता। मतलब यहाँ पे तोता जो है कभी कभी एकदम धैर्यवान होकर उनकी बातें सुनता और कभी कभी टिक्का टिप्पणी मतलब बीच बीच में अपनी राय कहते रहता है। राय कहना मतलब क्या है, बात को अंत में आप देखें कि अंत में बात को रिपीट करता है। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहा हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते हैं। कैसे तूफान खड़ा करते? तो पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते। तो खींचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतना ही खींच के साथ हमला बोल देते हैं, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोवल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह ही प्रेम से चलने लगती। जैसे छोटी बहुत नोकझोंक हम लोग के परिवार में भी होती रहती है, फिर मान मनोवल का दौर चलता है, फिर मान लेते हैं बात और पहले के जैसा काम पे लग जाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे शब्दार्थ है, आप इसे याद कर लीजिए। अब आगे कहानी बढ़ती है कि ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे की सांकलें टोक कर देखती कि कहीं खुला तो नहीं रह गया है। कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जो जल्द लौट आने का दिलासा देकर देरी से पांव बाहर निकालते। देरी से मतलब दरवाजे से पांव बाहर निकालते कि हम जल्दी आ जाएंगे। लेकिन एक संयोग आ पड़ा, ताई धर्म संकट में पड़ गई। कौन सा संयोग था वो? तो इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती थी। मतलब स्वर्ग की चिंता उनको मन में घर कर जा रही थी। जैसा आप जानते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही बातें इनके मन में भी थी कि हम भी क्या करें, कुछ तीर्थ यात्रा पर जाएं। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान करने का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वही मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया, रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। तो यहाँ भी ताई जो है कुंभ स्नान के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन
वो जा नहीं पा रही हैं, वो सोच रही हैं कि अगर मैं चली जाऊँगी तो इस मिट्ठू का देखभाल कौन करेगा? अगर साथ में ले जाते हैं तो वहाँ पे इसकी रक्षा कैसे होगी? तो यहाँ पर देख रहे हैं ताई पेशोपेश में पड़ गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दुविधा में पड़ गई कि टिकट का पैसा भी वो मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वो ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी, मतलब राजी हो गई कि जब तक आप ताई तीर्थ यात्रा कर कर लौटना तब तक मिट्ठू को मैं रख लूंगी। अब विदा के दिन, मतलब जिस दिन ताई जा रही थी, ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती और जल्द ही लौट आने का दिलासा देती कि मैं जल्द ही लौट आऊंगी। मिट्ठू भी उनकी बातों में उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया, मतलब उनके यहाँ हंगामा खड़ा हो गया। कैसे हंगामा खड़ा हुआ, क्यों हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं। अपने पति से सलाह किए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। ताई का कौन सा भार? कि मिट्ठू को रखने का भार। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्हें अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरे की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी का अनुभव करते। मतलब उन्हें लगता कि क्यों ही इस पक्षी को ले आई है। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहाय हो गई, मतलब असहाय मतलब जिसे सहा ना जा सके, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू को पिंजड़े को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। मतलब वो चाहते थे कि मिट्ठू भी आजाद होकर जमीन पे, मतलब आग पिंजरे से बाहर घूमे ताकि कुछ उनका पाप कम हो जाए और उन्हें अच्छा लगे। मिट्ठू वो पिंजरे में रहने का इतना आदी हो चुके थे कि उन्हें बाहर आने की कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। मतलब जब जगन मास्टर ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो मिट्ठू बिल्कुल भी बाहर आना पसंद नहीं किया। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली कि चलो मिट्ठू किसी भी बहाने बाहर तो आया। फिर मिट्ठू पिंजरे की छत पर बैठ गया। 1-2 घंटे के बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया कि उन्हें संतुष्टि हुई कि चलो थोड़ी देर तो ही सही जो मिट्ठू है वो स्वतंत्रता का अनुभव किया। इसमें कुछ है धुन के पक्के होने, मतलब अपने निर्णय पर अटल रहना। अब आगे है कि अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते और मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। मतलब उनको मिट्ठू को बाहर आना बहुत अच्छा लगता था, तो वही आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज और कौतूहलवश वो पिंजड़े की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए।
वेंटिलेशन पे वो उनकी नज़र पहुंच गई। उन्हें दिखाई दे रहा था कि बाहर से कुछ रोशनी आ रही है, बाहर के दुनिया के बारे में उन्हें आभास हो रहा था। अब जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। मतलब वो गीता रहस्य से में लीन थे। जब पंखों की आवाज हुई फड़फड़ाहट पर, तब उनका ध्यान गया और उसके बाद रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर के हाथ में अनाज लेकर आह आह की गुहार लगा रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की ओर देखा और ये गए और वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। मतलब उनके होश ही उड़ गए कि अब क्या किया जाए। ढीली धोती को दोनों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठुआ मिट्ठुआ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। मतलब उन्हें उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। एक डाल से दूसरी डाल पर वो उड़ते ही जा रहे थे और कितने भी जगन मास्टर बुला रहे थे, मिट्ठू उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। ताई के अब मिट्ठू तो उड़ गया। अब यहाँ पर संकट क्या आ रही है कि ताई के लौटने का दिन नजदीक आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया। सभी गांव वाले जानते थे कि ताई कितना मिट्ठू को प्यार करती है और यहाँ मिट्ठू तो उड़ गया है। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। तब ताई कितनी दुखी होगी, कैसे जिएगी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने एक सुझाव दिया। ये वही गणपत है जिसने ताई को मिट्ठू लाकर दिया था। और फिर अब वही गणपत उन्हें क्या सुझाव दे रहे हैं कि मिट्ठू की सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन ही सची वो तोता लेकर हाजिर हो गया। जब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। पहले जगन मास्टर कहाँ चिंतित रहते थे कि हमें पक्षी को आजाद कर देना चाहिए, वहीं पे जगन मास्टर अब दूसरे काम में लग गए। वह क्या था कि वह तोते को पिंजड़ी में रखकर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख लें। यह संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी ताकि वह गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटती हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन अनहोनी हो गई अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते। यहाँ पर क्या अनहोनी हो गई कि जगन मास्टर क्या सोचे थे कि हम 2 अक्षर जो मिट्ठू था उसको सिखा दे और ताई गीता के 2-4 श्लोक सुनकर खुश हो जाएगी। लेकिन ये सब होने से पहले ही अनहोनी हो गई। जो होना नहीं था वो हो गया। अब जगन मास्टर को इतना फिक्र हुआ, इतनी चिंता हुआ कि खाना पीना छोड़कर जो नया तोता लाया गया उसको बोलना सिखाने लगे। राम राम सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती। वो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हर हर गंगे। फिर खींच कर कहते, मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। तो यहाँ पे जगन मास्टर तोते को बोलना सिखाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, अपना खाना पीना सब छोड़कर उन्हें सिखाने में लगे हुए हैं, बोलना सिखाने में लगे हुए हैं। अब एक कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घर की ओर चले गए, लेकिन ताई
सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची, क्योंकि वहां उनका प्यारा तोता मिट्ठू जो था। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत ही नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूमता रहा होगा। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ताई गुहार लगा कर बोल बोल के थक गई कि अब मेरा मिट्ठू मुझे बोलेगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि मिट्ठू कहाँ घूम रहा होगा, अपने आम के बगीचों में, क्योंकि वो तो वहां से भाग गया था, उड़ गया था। अब आगे यहाँ पर इस पाठ के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कहानी में और आपको तर्क भी बताना है। कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है परोपकार और त्याग, ख ममता और स्नेह, ग करुणा और क्रोध, जिज्ञासा और सहायता। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में भी उत्तर दे सकते हैं, और इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आपका सटीक उत्तर लगे। तो यहाँ पर ख नंबर सही है, ममता और स्नेह। आपने देखा कि शुरू में ही किस तरह से ताई और मिट्ठू का संबंध ममता और स्नेह, प्यार दुलार से भरा हुआ था। ताई किस तरह से मिट्ठू की चिंता करते रहती थी, कहीं खेत में कुछ नया फसल है, किस में अमरूद लगा है, किस में मिर्च का आखिरी फल बचा हुआ है, सारे मिट्ठू के लिए लेकर आती थी। दूसरा है जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भाव या मूल्य का संकेत देता है? तो पिंजरे से बाहर निकालना, पहला है ऑप्शन अनुशासन परंपरा, ख उदासीनता असावधानी, ग आत्मगौरव विद्रोह, घ करुणा और नैतिकता। तो क्या होगा आंसर? घ नंबर करुणा और नैतिकता, क्योंकि यहाँ पे मिट्ठू के लिए क्या था, जगन मास्टर के दिल में करुणा थी। उन्हें मिट्ठू को बंद पिंजरे में देखकर उन्हें कष्ट होता था। नैतिकता क्या है कि यहाँ पे सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है, इसलिए वो जो है तोते को भी स्वतंत्र कर देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? मिट्ठू को उड़ जाना, मिट्ठू उड़ गया, इससे क्या विचार प्रस्तुत हो रहा है? तो क नंबर है भोजन की खोज। आप क्या बताएंगे, मिट्ठू भोजन की तलाश में चला गया? ख नंबर प्रेम की आकांक्षा, स्वतंत्रता की चाह, पक्षियों के सम्मान की प्रवृत्ति। तो इसमें क्या आपको लग रहा है? तो यहाँ पर है ग नंबर स्वतंत्रता की चाह, वो स्वतंत्र होने के लिए वो जो है उड़ गया, क्योंकि उन्हें भोजन प्रेम सारा कुछ मिल रहा था। लेकिन सभी प्राणियों को क्या अच्छा लगता है? स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होकर घूमना फिरना, इसलिए वह स्वतंत्रता की राह चाह में इच्छा के लिए उड़ गया। प्रश्न संख्या 4, ताई के जीवन के दुख का प्रमुख कारण क्या था? क नंबर उनका जो जीवन था उसमें दुख का मुख्य कारण क्या था? क नंबर सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना, ख परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, ग आर्थिक विपन्नता और निर्धनता, घ मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद। इसका आंसर क्या है उत्तर? तो परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, क्योंकि आप इस कहानी में क्या देखे कि उनके जो बहू बेटी थे सब दूर चले गए थे, बेटियां भी गृहस्थी में लग गई थी। तो यहाँ पे परिवार से दूरी और संवाद का अभाव है। प्रश्न संख्या 5, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? तो कौन सा विसंगति है? मजबूरी, कर्मपरायणता, अकेलापन या संवाद धर्मिता। इसका आंसर क्या है? इसमें ताई कैसे रहती थी? अकेले रहती थी, तो यहाँ पर ग नंबर है अकेलापन। अब है प्रश्न, आगे का प्रश्न है कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है? ये वह क्यों कह रही है?
तो इसमें किस नैया की बात करिए, तो अपने जीवन रूपी नैया की बात कर रही हैं कि वो अकेले और असहाय हो गए थे। उनके मदद करने वाला भी कोई नहीं था, उनसे बात विचार करने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए उन्हें अपने भविष्य और जीवन की चिंता थी कि आगे का जीवन उन्हें कैसे व्यतीत करना पड़ेगा। इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। प्रश्न संख्या 2, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इस वाक्य में ताई की जमीन, घर, संपत्ति सारा जो है दूसरे के हाथ में चले जाने की ओर संकेत है। इससे उनका जीवन जो है कठिन हो गया था और वे अकेली रह गई थी। मतलब जो इनका अधिकार था घर में, जो रौनक थी, वो सब क्या हो गया, सब दूसरे के हाथ में चला गया, क्योंकि इनके बेटे बेटियां कोई भी इनका साथ देने के लिए नहीं था। अब तीसरा प्रश्न संख्या है कि ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? तो आप जानते हैं कि उनके घर में ताई के पास कोई अपना नहीं था, मिट्ठू ही उनका सबसे प्रिय साथी था। इसीलिए उन्हें अपना सारा प्यार स्नेह उसी पर लुटाया, क्योंकि वो मिट्ठू को अपने छोटे बच्चे जैसा प्यार करते थे। प्रश्न संख्या 4, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि इस वाक्य से ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। किस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किस खेत में कौन सा फसल है, किस पेड़ पे आखिरी फल लगा है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ताई बहुत गरीब और लाचार हो गई थी। उन्हें खाने के लिए दूसरे के खेतों पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उनकी मजबूरी और अकेलापन दिखाई देता है। ये प्रश्न यहाँ पर इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसमें ये उत्तर होगा कि इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी। किसके लिए जानकारी रहने लगी थी? मिट्ठू के लिए, कि मिट्ठू को क्या पसंद है, किस पेड़ में अमरूद लगे हैं, किस खेत में मिर्च उग रहे हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन क्यों हुआ? मिट्ठू के चिंता के कारण, मिट्ठू के लगाव के कारण उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया कि जहाँ ताई 2 जून का मतलब 2 वक्त का खाना एक बार में बना रही थी और अपने भोजन न बनाने के मतलब वजह से वो क्या कर रही थी, बनाना ना पड़े, व्रत और त्योहार रख रही थी। तो वहीं पे मिट्ठू के आ जाने के बाद वो क्या कर रही थी, नियम से वो दाल चावल भी बना रही थी और भी क्या जानकारी रख रही थी कि उनके आस पड़ोस में अगल पेड़ पौधों में या फिर दूसरे के खेतों में कौन सा फसल उग रहा है जो मिट्ठू को बहुत प्यारा है। ठीक है, तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो जगन मास्टर कैसे थे? दयालु थे, समझदार थे और सहानुभूतिशील व्यक्ति थे। वे ताई की परेशानी को समझते थे और समय समय पर मदद करने का प्रयास करते थे। ताई की परेशानी को समझने के कारण ही उन्होंने क्या किया था कि मिट्ठू जब उड़ गया उसके बाद उन्होंने दूसरा तोता लाया और मिट्ठू के जैसा बोलना सिखाने लगे, ताकि ताई यह ना पहचान सके कि उनका वास्तविक जो तोता है वो उड़ चुका है और उन्हें दुख ना हो। वो जगन मास्टर क्या थे कि दूसरे के दुख को समझने वाले थे। आगे है कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक है? तो यह शीर्षक ताई के लिए अधिक सार्थक है। वे पूरी तरह से अकेले थी, उनके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं था, उनका जीवन संवादहीन हो गया था। एक बार फिर जब उनका तोता उड़ गया और दूसरा तोता आया, वो बोल नहीं पा रहा था, तो दोबारा उनका जो जीवन है वो संवादहीन हो गया था। प्रश्न संख्या 7, ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया? तो ताई का बड़ा घर लोगों से खाली हो गया था, मतलब जहाँ उनका परिवार जो था भरा पूरा था, बेटे बहू थे, बेटियां थी, वहीं आज कोई नहीं रहा। उनके पति थे, कैसे उनका रौब चलता था, आज उनके घर में कोई नहीं है, वहाँ केवल ताई और मिट्ठू रहते हैं, इसलिए वह घर सुनसान और खंडर जैसा लगने लगा। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के आप उत्तर
देख पाएँ और इसका उत्तर ज़रूरी नहीं कि यही उत्तर है, आपको जो उचित लगता है आप भी उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा उम्मीद करते हैं और इसके बाकी प्रश्नों के उत्तर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।